स्क्रीन को शेयर करते हैं। भी जो हमारे टॉपिक का नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे, सॉरी, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने आगे दिखाया था। और इसका क्या जरूरत है, क्यों प्रिपेयर करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन और सिग्नेचर कब लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या है, आपके माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बैच के एंड में हमें शेयर कीजिए। जितना माइंड से निकलेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और माइंड में रहेगा तो कॉन्फिडेंस कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो वॉट एवर इन योर माइंड रिगार्डिंग इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, so you can share with me. I am replying with positive answer. Okay, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो कोई एक्ट वगैरह का जरूरत नहीं है। हम एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो, दिस इज नॉट ए कंपनी, ये कंपनी नहीं है, तो उसका शेड्यूल 6 बनाना पड़े। जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर कंपनीज का पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें काम करना होता है खुद का तो ज्यादातर कंपनीज का नहीं मिलता है। क्लियर है, ऐसा ही होता है। हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो कंपनीज के सब पढ़ते हैं और काम करना पड़ता है नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, तो बंद कर दो। अभी जब बैलेंस शीट की बात आए तो आपके भी माइंड में ऐसा होगा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हो सकता है। तो रिटर्न में 4 इंफॉर्मेशन कंपलसरी होती है: कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड इन्वेंटरी। वो आप ऐसे भी डाल सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके थोड़ा एडजस्ट करके भी डाल सकते हो। उसके लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका मैथमेटिक्स पक्का है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि ये लायबिलिटी में आएगा, ये एसेट में आएगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये लायबिलिटी में ही आएगा और ये एसेट में ही आएगा। Those who are came from non-commerce background, तो उनको हम ऐसे भी सिखा दें। क्लियर है? सो शुरुआत करते हैं। जिनका
हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था 2 साल का, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करके उसका ही बैलेंस शीट बना दे कनेक्टिविटी में तो बढ़िया रहेगा। आ गया, हम ओपन कर दें। पंद्रह 16 का है, ये 16 17 का है और 17 18। तो बैलेंस शीट में हमें कौन सा चीज कवर करना है और कौन सा चीज नहीं कवर करना है। देखो बैलेंस शीट में हमें ऐसी चीजें नहीं डालनी है जिनका प्रूफ हो। ठीक है, देखो कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मतलब इनका वो कैश से लिया ऐसा दिखा के प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर आपने बोला कि मेरा एफडी है तो कितना % का है वो दिखाना पड़ेगा। आपने बोला एलआईसी है, मेरे पास कार है, तो वो सब दिखाना पड़ेगा और उसका प्रूफ चाहिए। और फर्नीचर, फिक्सचर्स, किसी को लोन दिया है, भले बैंक में 2500 है लेकिन फिर भी 2 लाख तक का लोन दे दिया है, क्लियर है। तो मतलब हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लोन दे सकते हैं। फर्नीचर, फिक्सचर्स ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं जो एक्चुअल है। एक्चुअल है मतलब एलआईसी है, वो तो कैपिटल में आ जाएगी। तो एलआईसी का अगर कोई म्यूचुअल फंड है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है आपने, कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर में है कि एफडी में है कि म्यूचुअल फंड में है, एनएससी में है, केवीपी में है या पेंशन स्कीम में है, मतलब एटीसी का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले, क्लियर। प्रॉपर्टी है मतलब हाउस है वो डिस्प्ले, लेकिन वो एक्चुअल होना चाहिए। अगर आपके पास एक्चुअल नहीं है तो ऐसा बैलेंस शीट प्रिपेयर करो कि जहाँ पे आपको दूसरा कोई प्रूफ न मिले कि 1 लाख का कैपिटल था और यहाँ से प्रॉफिट जो निकला था 2,25,000 वो कैपिटल में ऐड हो गया। तो 1 लाख और 2,25,000, 3,25,000, 3,25,000 यहाँ रखा। ये बैंक सिर्फ मैंने ओरिजिनल लिखा है, बाकी तो इसमें से ये काट के बाकी सब ऐसे ही लिख दिया, फिनिश, क्लियर है। ओके, अगर उनको पूछना है तुम्हारे पास क्या है, ये सब भी नहीं है फिर भी हम लिख सकते हैं। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर वाला उनके घर पे जाके कंप्यूटर है कि नहीं है, लैपटॉप है कि नहीं है, वो देखने नहीं जाएगा। ठीक है, पता चला कि नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप डालते हो तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। जिनका प्रूफ है उनका केयर करना पड़ेगा। ये तो हम कह सकते हैं बेच दिया, ये हो गया और ले लिया, हमारे कंट्रोल में है। और कैसे लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। तो फिक्स एसेट में इतना 2 3 4 लिखना है, लोन और कैश
मतलब 6 आइटम लिखना है, यहाँ पे 2, 3 है, 1 2 और 3, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा। क्लियर है? और किसी का परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, तो उसका अकाउंट लिखते हैं तो टैली में उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा, टैली में उसका बैलेंस शीट भी खुद ब खुद, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अकाउंट लिखते हैं तो जो आता है वो देख ले, अकाउंट नहीं लिखते हैं तो देखो, यहां से उसका शुरुआत करो, उसको शेप देने का, फिर उसका शेप बढ़ेगा, मतलब 5% वो इम्प्रूवमेंट होगा, 10% इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब फिर हम उसको गाइडेंस लेंगे कि तुम LIC ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो, तो अगले साल उसका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। फिर मैं बोलूंगा तुम गोल्ड ले लो, तो अगले साल उसका गोल्ड बढ़ेगा। ऐसा कर करके उसको शेप दे के उसका, अभी ये इसका वीक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के आगे क्या है? वीक। लेकिन वीक से 5-5%, 10-10%, 15-15% इंप्रूव करके 5-7 साल में उसका बैलेंस शीट मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है? और किसी का जब बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको लोन भी बढ़िया मिलेगी, क्योंकि फिर मैं ये एक एक निकाल दूंगा। फिर क्या आ जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, कार, कॉमर्शियल बिल्डिंग, FD, बराबर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग चीजें है, गोल्ड अगर 5-6 लाख का है, सिल्वर 5-6 लाख का है, प्रॉपर्टी 20-25-50 लाख 1 करोड़ का है, ठीक है, FD 20-25 लाख का है, तो मतलब अभी ये क्या हो गया? बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग। लेकिन कोई पहले ही साल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा बैलेंस शीट, उसको थोड़ा शेप तो देना पड़ेगा ना। तो ये मैंने उसका पहला बनाया है, फिर दूसरा उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा, तीसरा उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा, और कब उसका बैलेंस स्ट्रांग हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तो वो आपको रखते हैं, आपको वो कंसल्टेंट के लिए क्यों रखते हैं? कि आप थोड़ा बहुत उसे एडवाइस दो और उसका थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर दो। जैसे आप बीमार हो तो डॉक्टर के कंसल्टिंग में जाते हो, तो पहले दिन थोड़ी ठीक हो जाते हो, अगर बहुत मतलब ऐसी कोई बीमारी है तो इट टेक्स टाइम ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ऐसा ये है, ये फाइनेंशियली उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे हमें ऐसी चीजें नहीं लिखनी है जिसका कोई प्रूफ हो, यहाँ पे हमें ऐसी चीजें लिखनी है कि जिसका हम प्रूफ क्रिएट कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मिटा सकते हैं। क्लियर है? और ऐसे छोटी चीजों के लिए कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा नहीं, और आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा ऐसा फिगर देख के ही उनको थोड़ा शर्म आ जाता है कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि बैंक बैलेंस जब ऐसा दिखते है तो उसके वहां कौन जाएगा बताए? कौन जाएगा? उसका घर भी कैसा होगा, उसका शॉप भी कैसा होगा, ठीक है, देखते ही उसको पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि उनको भी कुछ मिलना चाहिए। क्लियर है? अभी ऐसे में वो क्या लेंगे और क्या देंगे? तो हमारे पास तो मतलब जो क्लाइंट है वो सब ऐसे ही होंगे, शुरुआत के शुरुआत में तो ऐसे ही होंगे ना। ठीक है, मैंने जब क्लास का शुरुआत किया था तो थोड़ी सा बेड फुल हो गए हो, तो शुरुआत में तो 2-3 लोग ही होंगे। फिर जब मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, मैं थोड़ा बेस्ट दूंगा, उससे बेस्ट दूंगा, उससे बेस्ट दूंगा, तो बढ़ेंगे, लेकिन बेस्ट ही नहीं दूंगा तो रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख लो, पहले क्या करना है, इसका कैपिटल हमें सिर्फ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, अभी मैं वर्ड में ही लिख देता हूं, इंसर्ट टेबल, और टेबल में
ये 4, ठीक है। अभी इसका थोड़ा ऐसा कर दो, क्या क्या जरूरत है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल। पहले हमें आपको जो भी चीज यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ कि मेरा शुरुआत में कैपिटल 0, ठीक है, या मेरा कैपिटल, और मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया कितना 225, मतलब 2,25,000, 225 और 25 कितना हुआ 50 हो गया। 250 में यहाँ मैं बैंक पूछ लूंगा, मान लो बैंक के 2,500 रुपया, कैश में मैं 15,000 यहाँ पे मैं डाल दूंगा। कर लूंगा मैं, ऐसा मिला के 2,50,000 का। क्लियर है? ठीक है। फिर दूसरा पार्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। जो इसका जो डेप्रिसिएशन है ना, उसका कैलकुलेशन कैसे हो, उसका शेड्यूल कैसे हो, वो दूसरे में सिखाऊंगा। दूसरे में मतलब ये नॉर्मल बैलेंस शीट थी, अभी दोनों का हम रिटर्न फाइल करेंगे। ये नॉर्मल बैलेंस शीट के बाद जैसे इनमें एफडी है तो एफडी का इंटरेस्ट कैसे ऐड करें, म्यूचुअल फंड है तो उसका इंटरेस्ट कैसे ऐड करें, शेयर है तो शेयर का वैल्यू का कैसे, प्रॉपर्टी सेल किया है तो क्या है, अगर हमारा मिलकत है तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है? तो एक दूसरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ये एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? सो ऐसा करके डायलॉग एक बार कर, फिर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट कैसे करें, वो फाइनलाइजेशन में आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर। ओके, अभी ऐसे थोड़ा बैलेंस शीट प्रिपेयर करके प्रॉफिट एंड प्रिंट आउट, क्योंकि जो
पूरा वीक है, जिसका सब कुछ पता ही नहीं है, उसको तो बैलेंस शीट देख के भी वो खुश हो जाएगा कि चलो मेरा बैलेंस शीट बन गया। आपको आपकी सोच नहीं लगानी कि मैंने कैसा कर दिया, आपको वो बॉटम में देखना है कि आपको उनका कुछ नहीं था, उनका थोड़ा बहुत पेपर पे बैलेंस शीट बन गया, थोड़ा बहुत पेपर पे प्रॉफिट एंड लॉस है, और आप उसको हर साल एडवाइस दीजिए और उसे स्ट्रॉन्ग करते थे। स्ट्रॉन्ग मतलब कि अभी ये एक बार मैंने इनका फाइल किया, अभी अगली बार मैं क्या करूंगा, भैया आप एटीसी का डिडक्शन ले लो। एटीसी से दो बेनिफिट हो जाएंगे, उसका बैलेंस शीट बढ़िया रहेगा, ठीक है, बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट होगा, तो एटीसी पे फोकस करके 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करा दूंगा और वो 1.5 लाख बैलेंस शीट में बढ़िया सा दिखा दूंगा। क्लियर है? ऐसा इन्वेस्टमेंट फिर एक बार एटीसी का हो जाएगा तो फिर उस समय गोल्ड दिला दूंगा कि फ्यूचर में आपको गोल्ड अच्छा रहेगा, सिल्वर दिला दूंगा, ऐसा कर करके। और उनमें से जब मैं उसे कुछ दिलाऊंगा तो यहाँ से एक एक जो मैंने अगर आर्टिफिशियल क्रिएट किया है वो रिड्यूस करता जाए, मैंने जो लोन ऐसे ही दिखाया है वो मैं रिड्यूस करता। क्लियर है? तो एक एक करके रिप्लेस होगा एक ही दिन में, और एक ही दिन में वो कोई स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। कोई भी आदमी एक दिन में स्ट्रांग नहीं बन सकता, बात सही है कि इट टेक्स टाइम, उसको टाइम लगता। क्लियर है? सो अभी हम उनका जो कंप्यूटेशन बाद में देखेंगे, और अभी इनका जो है वो रिटर्न हम देख लेते हैं। अब सिर्फ फाइल लिख दो। और ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्म्यूलेटेड नहीं है, मैं आपको पूरा मेरा जो फॉर्म्यूलेटेड है ना वो मैं आपको दे देता हूँ कि वो फॉर्मूला से आप प्रिपेयर कर सकते हैं शेड्यूल के साथ। चलो अभी लाइन तमें लखी दो। हाँ ये मैं लखी પછી એન્ડ છે ને હા એન્ડ બી કરીએ પછી 12 છે પછી @ છે 1 1 બેન તમે
યાદ હોય તમે તો પહેલા તમે ચેક કરીને વ્યવહાર થાય તો ના ચાલે, એકવાર ચાલે બેન. સમજે. ત્રીજી વાર તમે મને આપ્યું. મને એકચ્યુઅલી યાદ નહીં. એવું યાદ ના હોય એવું ના ચાલે. हाँ नहीं बिल्कुल. अच्छा ठीक. ठीक है अपन આપણે અહીંયા હવે આમાંથી લખી દીધી. ओके, ये प्रिंकल बेन का ओपन हो गया. अभी हम देखेंगे उनका कितने साल का रिटर्न फाइल किया है. 6 साल. देख 18-19 तक उनका है, फिर 19-20 का नहीं है, 20-21 का नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे देखना पड़ेगा उनका डिमांड या रिफंड का कोई इश्यू है. यहाँ पे ITR 4 है, नॉर्मल है. ITR 4 नॉर्मल है, ITR 4 नॉर्मल है, क्लियर है. और यहाँ पे उनका ITR 3 फाइल कर दिया. सो हम उसका देख ले, रिसिप्ट देख ले पहले. देखो उनका 11,92,000 और उनमें डिडक्शन 1,65,000 का है. ठीक है, तो टोटल 10,26,000 और उनके ऊपर टैक्स कितना आता है 1 लाख. और देखो ज्यादातर पैसा कहाँ चला गया. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत केयर करते प्रिंकल जी, नहीं कोई बात नहीं, प्रिंकल जी और उनके हस्बैंड थोड़ा बहुत केयर करते तो ये पैसा इंटरेस्ट की जगह टैक्स में जाता तो अच्छा है. बात सही है कि गलत है.
ठीक है। और ये जो टर्नओवर है, तो ये टर्नओवर में अगर इनका कमीशन का इनकम नहीं है, क्या स्पेसिफाई में बात कर रहा हूं, किसका, कमीशन का इनकम नहीं है, तो हम उसे ITR 4 में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 3 में जाने की कोई जरूरत नहीं है इनका भी, क्योंकि टर्नओवर देख लो, सॉरी रिसिप्ट देख लो, टर्नओवर भी देख सकते हैं अभी हम कितना, 11 है, तो थोड़ा क्लियर है। अभी उनका कितना TDS कटा है, तो 6 फाइल रिटर्न किए हैं इन्होंने, और ज्यादातर ITR 4 में ही किए हैं। देखो यहाँ पे उसका रिवाइज रिटर्न फाइल किया है 139.5 का मतलब क्या है, रिवाइज है। ठीक है, 139.4 मतलब ये लेट फाइल किया है। और कब से फाइल कर रहे हैं वो, क्लियर है। अभी हम यहाँ से उनका 26 ये साल का देख ले, देखो તો મેં નહીં કર્યું પણ તમારા હસબન્ડે તો કઈ કર્યું ના એ તો મારા ઘર તેમનું ડેબિટ કાર્ડ પણ હું જ સ્વાઇપ કરું એમની જોડે પણ ના હોય પણ તમે કઈથી આવ્યું આ જો આ શું છે કહી દઈએ ને આપણે, કઈથી આવ્યું ને આ શું છે પણ કહી દઈએ। जो मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना इनके साथ 89,000 का हुआ है। गुजरात एग्रो 194 ओ है। एक मिनट में और भी आगे देख लूँ आपका, देखो आपका GST नंबर भी है। हाँ GST। ओके, तो ये जो है ना आपका GST नंबर है ना, तो आप ये 19,25,000 का एक ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब 20 लाख जैसा हुआ। हाँ। ठीक है, और ये जो है ना उनसे मिला जुला है 31 मार्च, 30 जनवरी, 31 नहीं, इससे मिला जुला नहीं है। ठीक है, प्रिंकल जी का GST नंबर है और प्रिंकल जी नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, देखो। ठीक है, लेकिन प्रिंकल जी ने मई मंथ में, सॉरी दिसंबर मंथ का रिटर्न मई मंथ में फाइल किया, मतलब 4-5 महीना लेट फाइल किया। ठीक है, सो अभी ये 194 ओ जो है वो हम यहाँ से देख ले, 194 ओ क्या है। भाई ये TDS ऑन ई-कॉमर्स, मतलब ये देखो आपका ई-कॉमर्स का TDS कट है। ठीक है, तो जरा उनसे पूछ लेना कि ई-कॉमर्स એટલે સામા આવે સર ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ ये तो खરું 10 रुपयाનું પણ ઓનલાઈન જ થાય। अरे वो नहीं, ऑनलाइन का प्रिंकल जी मतलब क्या है कि जैसे आप अमेजोन पे कुछ कर रहे हैं। हाँ ये છે। नहीं, जैसे आप अमेजोन को सर्विस दे रहे हैं। हाँ हाँ ये છે। पता चला कि नहीं? हाँ। ऐसा ही एक क्लाइंट है आपका कोई, जो आपने वो क्लाइंट मतलब गुजरात एग्रो एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड करके कोई एक ऑनलाइन
क्लाइंट होगा जो अहमदाबाद का है। AHM का मतलब क्या है? अहमदाबाद, ठीक है। और वो अहमदाबाद का है और इन्होंने आपका TDS काटा है, तो आपने उनको बिल रेस किया होगा, आपने उनका कुछ काम किया होगा, आपने उनको बिल रेस किया होगा इतना दिसंबर को, इतना जनवरी को इतना और फरवरी को इतना, तो उन्होंने पेमेंट करके आपका इतना इतना TDS काट दिया। आपने कुछ काम किया होगा, हाँ, तो वो हो गया। क्लियर है? तो अभी हम उनका रिटर्न फाइल करेंगे, प्रिंकल जी का। तो 20-21 का रिटर्न जो है, तो अभी मैं प्रिंकल जी का टर्नओवर दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे ही नहीं दिखा सकता। अभी मुझे कितना दिखाना पड़ेगा? क्लियर है? इनका तो ऐसे दिखा दिया क्योंकि इनका GST नंबर नहीं था। अभी प्रिंकल जी का मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे टर्नओवर, और वो सब टर्नओवर मुझे किस में दिखाना पड़ेगा? चेक से, क्योंकि यहाँ तो मैं एनी अदर मोड में नहीं लिख सकता। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और अभी मैं ज्यादा भी नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दिखाऊंगा तो GST का नोटिस आ जाएगा, और यहाँ पे कम दिखाऊंगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्योंकि GST नंबर जिनका होता है, GST नंबर जिनका होता है, उनका कितना टर्नओवर है वो GST में वो रिटर्न फाइल करते हैं तो डिक्लेयर करते हैं, तो वही टर्नओवर पकड़ के हमें इनकम टैक्स में रख देना है। हम किसका लिख सकते हैं? जिसका GST नंबर नहीं उसका हम टर्नओवर ऐसे लिख सकते हैं जी कि है उनका मैंने ज्यादा दिखा दिया तो उसको GST का नोटिस आएगा और ज्यादा पे 18% पे करना पड़ेगा। पता चला कि नहीं? और कम दिखा दिया तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा दिखा दिया तो भी प्रॉब्लम। तो अभी मुझे प्रिंकल जी का रिटर्न फाइल करना है तो थोड़ा मुझे भी केयर करना पड़ेगा और थोड़ा प्रिंकल मैडम को भी केयर करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि नहीं? ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही फाइल, क्योंकि प्रिंकल जी का GST नंबर और उसमें मैंने चेक किया, वो तो अच्छा हुआ मैंने चेक किया, वरना मैं सिर्फ TDS ही चेक करता। पता चला कि नहीं? मुझे नहीं पता जब प्रिंकल जी का कारोबार मतलब थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो अच्छा है ना, वरना क्या होता, मैं तो अपने वो जो फॉलो है कि चलो पास्ट ईयर का देख लिया, चलो 26 से देख लिया, चलो 26 से प्रिंकल जी का 10-12 लाख का दिखा दिया, ऐसे ही, ठीक है। लेकिन मैं अभी उनका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो उनका चेक का टर्नओवर इतना दिखाई देगा, वो मेरे को वहां फिगर दिखाएगा जब मैं फाइल करूंगा। क्लियर है? लेकिन आज तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि 9 बज गए। ठीक है, तो मतलब इनका अभी हाथ में ले लिया है, तो अभी दूसरा इनका नंबर था लेकिन इन्होंने 2-3 बार पासवर्ड का प्रॉब्लम हुआ उनका, तो अभी उसका नंबर, इसका नंबर थोड़ा चेंज हो गया, तीसरा हो गया। प्रिंकल जी का हमने ले लिया। क्लियर है? तो प्रिंकल जी में के काम में थोड़ा फोकस करेंगे, और उनका तो अभी मतलब सब बढ़िया सा है, आपको वो भी दिखेगा कि GST नंबर का रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया कि GST नंबर है तो भी अभी और एक हमारा एक चेक बढ़ गया। क्या चेक बढ़ गया? कि अभी किसी का रिटर्न फाइल करो तो पिछला साल का रिटर्न देखो, 26 देखो, और उसका ड्रैग करके GST नंबर है कि नहीं वो चेक कर लो। ठीक है, तो ये काम को सिखाता है।
ठीक है, इतने साल के बाद भी मैं अभी सीख पाया, पता चला कि नहीं, क्योंकि मैं जिसका काम करता हूँ उसका तो मुझे पहले से माइंडसेट होता है। अभी इनका तो मतलब माइंडसेट नहीं था, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनका टर्नओवर होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये तो अच्छा हुआ, थोड़ा यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे को पता चल गया कि हाँ जी, अभी तो इनका मेरे को अभी जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो अभी तो मैं उसका टर्नओवर इतना ही लिखूंगा। इतना लिखूंगा तो कोई क्वेरी नहीं आएगी, कोई क्वेरी नहीं आएगी। अभी मुझे इनसे यही पूछना है कि टर्नओवर तो मैंने इतना लिख दिया, प्रॉफिट कितना रखना है, ठीक है ना? नीला तो हम उसका ऐसा प्रिपेयर कर देंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो इनका बहुत बढ़िया वर्किंग है, इसलिए वर्किंग है क्योंकि हमारे पास ऐसे है जिनका जीएसटी नंबर है, तो हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि आपके सामने जीएसटी नंबर वाले का भी हम रिटर्न फाइल कर सकेंगे, ठीक है? सो कल आपको आना है, सैटरडे है, और प्रिंकल जी का थोड़ा बहुत प्रोसीड करेंगे। प्रिंकल जी आपको मतलब कुछ कम्युनिकेशन करना है तो पूरे दिन में आप कर सकते हो, वरना कल तो फाइल कर देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय। डॉक्यूमेंट में प्रिंकल जी आपका